चलिए, तो एक केस और हमारा बचा हुआ है, उसको भी हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। देन इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके जो पिछला क्लास जो गया हुआ है उसमें कहीं न कहीं साउंड का प्रॉब्लम है। आज भी मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ वो विदाउट माइक को हम लोग बना रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा इसको ट्राई किया उसको ठीक करने का, बट वो हो नहीं पाया। तो अभी मैं थोड़ा सा उसको रिपेयर के लिए दे दिया हूँ, बट फिर भी लेक्चर्स तो बनाने थे। तो आप ऐसा करिएगा कि आप उसको साउंड अगर थोड़ा कम आ रहा होगा तो आप उसको हेडफोन, मैं फैन भी ऑफ कर देता हूँ, तो आप लोग उसको क्या करिएगा कि हेडफोन की हेल्प से सुनिएगा, तो प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब तक वो बन के नहीं आ जाता है तो क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं है, तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। होप आवाज इतना भी क्लियर होगा, बस हेडफोन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केस नंबर 5। ये केस नंबर 5 क्या है? अभी तक हम लोग जितना भी डिस्कस किए उसमें एक सिंगल केवल ब्लेड लगा हुआ रहता था और वो मूव कर रहा होता था या फिर इंक्लिनेशन पे होता था, स्टेशनरी होता था, इस तरीके से हम लोग डिस्कस किए। अब रियल में जो प्रॉब्लम होता है कि एक जो ब्लेड, एक शाफ्ट होता है और उस शाफ्ट पे नंबर ऑफ ब्लेडेड जो होते हैं वो अटैच रहते हैं। क्लियर है? और जब जेट जो होता है फर्स्ट ब्लेड को टकराता है, वो आगे मूव करता है, देन सेकेंड जो हमारा ब्लेड होता है वो स्ट्राइक करने के लिए या रोटेट करने के लिए अवेलेबल रहता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस तरीके का ही सिस्टम होता है, बट क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं इसलिए हमने सबसे पहले एक सिंगल ब्लेड के बारे में पढ़ा, उसको फिक्स करके, फिर इंक्लाइन करके, फिर उसको मूव कराए, फिर उसको इंक्लिनेशन पे मूव कराए, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये ब्लेड जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ब्लेडेड हैं जो एक पर्टिकुलर शाफ्ट के ऊपर में अटैच है। तो इसके लिए रियल में हमारा क्या फोर्स की वैल्यू होने वाली है, वर्क डन कितना होने वाला है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो नोजल से जो भी वेलोसिटी से फ्लूइड आएगा, तो अगर एक सिंगल ब्लेड अवेलेबल रहता था और अगर वो मूव कर रहा था, तो वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे कि जो मास फ्लो रेट होता है वो एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी, कितना रिलेटिव वेलोसिटी से जाके वो जो जेट टकरा रहा है उससे हम लोग कैलकुलेट करते थे कि रो इंटू एरिया इंटू वी माइनस यू, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन इस केस में क्या चेंज आ जाएगा, यहीं पे बस ध्यान देने वाली बात है। इस केस में क्या होगा कि जितना भी यहाँ पे वी वेलोसिटी निकलेगा वो सारे वी वेलोसिटी को ये जो पर्टिकुलर प्लेट है वो यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए कि वी वेलोसिटी से यहां से निकला, सम अमाउंट ऑफ जेट यहाँ पे पहुंचा, जितना भी रिलेटिव वेलोसिटी से पहुंचा, ये वाला स्ट्राइक करेगा। अब अगर वो सिंगल ब्लेड रहता तो केवल और केवल यही स्ट्राइक करता, इसके बाद वाला जो रहता है और बाकी वेलोसिटी और बाकी जो जेट है वो यूज नहीं हो पाते। लेकिन क्योंकि जैसे ही इसमें टकराएगा ये आगे मूव करेगा, दूसरा अवेलेबल रहेगा जो वाटर को इंटरसेप्ट करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे जितना भी वेलोसिटी जेट आएगा वो सारे जेट को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा मास फ्लो रेट होने वाला है वो क्या हो जाएगा, हमारा रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। जबकि इसके पहले एक जो मूविंग ब्लेड, जहां सिंगल ब्लेड था, वहां पे हमने देखा था कि जो मास फ्लो रेट हो जाता था वो रो ए इंटू वी माइनस यू हो जा रहा था। तो देखिए, अगर यहीं पे नंबर ऑफ ब्लेड ज्यादा हो गए, मतलब हम सारे वेलोसिटी जो जेट से नोजल से निकल रहा है सारे जेट को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, इसीलिए हमारा मास फ्लो रेट ये आ जा रहा है। और अगर ये सारे जेट को यूटिलाइज नहीं करते तो यहाँ पे v माइनस यू, जितना अमाउंट रिलेटिव वेलोसिटी को लेके वो पहुंचता प्लेट पे, उतना को हम लोग लेते हैं। क्लियर है? तो अब मास फ्लो रेट अगर हमें पता चल गया कि रो ए वी हो गया, और रो ए वी क्यों हो वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए कि जितना भी यहाँ पे जेट निकलेगा वो सारे जेट या सारे वेलोसिटी को ये जो प्लेट है वो यूटिलाइज करने वाला है। तो अब फोर्स कितना हो जाएगा? तो फोर्स के लिए हम लोग जानते हैं कि मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या था और माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसका क्या ही हो जाएगा, इसका v वेलोसिटी से जेट आ रहा है, u वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो मतलब रियल में उसका जो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। और जो जेट यहाँ पे टकराएगा तो वो तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या इस डायरेक्शन में, आगे की तरफ तो मूव करेगा नहीं वो वेलोसिटी, तो मतलब उसी डायरेक्शन में हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर, मतलब कि एक टोटल फोर्स जो है वो कितना हमारा हो जाएगा, रो ए वी इंटू वी माइनस यू। अब क्योंकि फोर्स पता चल गया, ये सेम केस है जो कि हमने उसमें देखा हुआ है, बस यहाँ पे मास फ्लो रेट रो ए वी हो जाएगा। अब अगर वर्क डन निकलना होगा तो वर्क डन के लिए हम लोग क्या करते थे, फोर्स में जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे।
तो यहाँ पे जो भी फोर्स आएगा उसमें यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा रेट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। तो रेट ऑफ वर्क डन भी हमारे यहाँ पे ये निकल गया। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, फोर्स निकल गया, वर्क डन निकल गया, अब क्या बचा है क्लास, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी क्या होता है कि कोई भी सिस्टम कितना वर्क डन कर रहा है, कितना वर्क डन हुआ प्लस हमने कितना इनपुट एनर्जी दिया। तो देखिए वर्क डन तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी लिख दिए। अब इनपुट एनर्जी क्या होगा, मतलब नोजल से जितना भी हमारा काइनेटिक एनर्जी मिलेगा यहाँ पे वही हमारा इनपुट एनर्जी होगा। तो वो इनपुट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv²। अब m क्या हो रहा है, मास फ्लो रेट, तो रो ab इंटू v²। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा इफिशियंसी क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ नोजल वेलोसिटी और हमारा जो प्लेट का वेलोसिटी है उसके टर्म्स में 2/v² मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू इंटू यू हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि जो भी जेट जो रहेगा वो अवेलेबल जेट के लिए, अवेलेबल हाइट के लिए जो जेट की वेलोसिटी होती है वो फिक्स होती है। तो हमारा इफिशियंसी अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, केवल और केवल प्लेट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसी को हम लोग वेरी भी कर सकते हैं। तो मतलब यू के ऊपर में ही हमारा डिपेंड करेगा। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी किस केस में होगा, तो इस एफिशिएंसी को हम लोग यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे। तो यहाँ से एक कंडीशन आएगा और अगर उसी कंडीशन को हम लोग फिर इसमें पुट कर देंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो v इक्वल टू 2u, मतलब कि अगर हम ऐसा बोलेंगे कि नोजल का जो वेलोसिटी है अगर वो 2 टाइम्स है प्लेट की वेलोसिटी से, प्लेट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका 2 टाइम्स है, तो वो पर्टिकुलर केस पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त होगी। और जब इसकी वैल्यू का इसमें पुट करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आएगी 1/2 और 1/2 का मतलब क्या कि 50% इफिशिएंसी। मतलब कि अगर कोई भी फ्लैट प्लेट अगर नंबर ऑफ फ्लैट अगर एक शाफ्ट पे नंबर ऑफ फ्लैट प्लेट अगर हम अरेंज करेंगे तो उससे हमें मैक्सिमम 50% जो है उसका जो भी अवेलेबल एनर्जी होगा उसको हम लोग वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। या ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेट के लिए या इस पर्टिकुलर टरबाइन अरेंजमेंट के लिए जो हमारा इफिशियंसी होगा वो केवल और केवल कितना होगा 50% होगा। क्लियर है। तो ये जो केस नंबर 5 पढ़े तो उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मास फ्लो रेट क्या होगा, मास फ्लो रेट पता चल जाएगा तो वर्क डन फोर्स निकाल लेंगे, देन वर्क डन निकाल लेंगे, देन एफिशिएंसी निकाल लेंगे और फाइनली क्या कंडीशन होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी का वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए और कितना होगा वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है। तो इस तरीके से ये केस नंबर 5 कंप्लीट होता है। और ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो भी अभी 5 केस पढ़े हैं उनके ऊपर में न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलिए ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए सो हम लोग आज न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अब तो यहाँ पे देखिए हमने अभी तक जितने भी केसेस किए हुए हैं उन सारे का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। जैसे अगर फिक्स प्लेट है, वर्टिकली अगर फिक्स प्लेट है और यहाँ पे ऐसा जेट लग रहा है तो उसके लिए हमारा फोर्स की वैल्यू क्या होगा। अगर यही प्लेट इंक्लाइंड है और जेट आके स्ट्राइक हो रहा है तब उसके लिए नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितना होगा। और अगर हम उसको रिजॉल्व करेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में तो हमारा फोर्स की वैल्यू क्या होने वाला है। देख अगर यही वर्टिकल प्लेट जो था अगर वो पहले फिक्स था, अब थर्ड केस में मान लीजिए कि वो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस केस में हमारा फोर्स की वैल्यू तो इतना हो जाएगा और अगर उसमें यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। प्लस हमने एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला देखा था और मैक्सिमम एफिशिएंसी इस केस में क्या हो सकता है उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। देन अगर यही सेम प्लेट अगर इंक्लाइन होकर अगर मूव कर रहा है तब वर्क डन कितना होगा वो हमने डिस्कस किया। और लास्ट में अभी कुछ देर पहले ही पिछले स्लाइड में हमने ये देखा कि अगर हमारा जो प्लेट है अगर वो सिंगल प्लेट ना होके किसी शाफ्ट में नंबर ऑफ प्लेट माउंटेड रहेंगे तो उस समय हमारा वर्क डन कितना होगा, एफिशिएंसी कितना होगा और उस केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होगा वो हम लोग ऑलरेडी ये केस को डिस्कस कर लिए हैं। तो अब इसी के बेसिस पे देखिए ये वाला चीजों को आप क्या करिएगी जब आपका एग्जाम आएगा तो रिवीजन करने में ये चीजें काम आएगी। तो आप लोग क्या करिएगा कि एक पेज पे ये सारे 5 केसेस को एक साथ लिख लीजिएगा या हो सके तो आगे आने वाला जब
कर्व्ड प्लेट का भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो कर्व्ड प्लेट और ये वर्टिकल प्लेट सबका एक जगह एक पेज पे आप लोग लिख लीजिएगा। तो फिलहाल आप इतना तो नोट डाउन कर लीजिए, बाकी कर्व्ड प्लेट वाला आएगा उसको भी वहीं पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहले ये जो पोर्शन हमने एक तो कंप्लीट कर लिया हुआ है फ्लैट प्लेट का, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, देन आगे हम लोग कर्व्ड प्लेट के बारे में मूव करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज का पहला जो न्यूमेरिकल है वो ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अ जेट ऑफ वाटर 50 mm इन डायमीटर स्ट्राइक ऑन अ फिक्स प्लेट नॉर्मली एट वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लैट प्लेट। मतलब ऐसा इसमें क्या दिया हुआ है कि सपोज करिए अगर ये एक वर्टिकल प्लेट है और यहाँ पे मान लीजिए कि ये जेट लगा हुआ है और इस जेट से जो है वो वाटर निकल रहा है और इस पर्टिकुलर प्लेट पे जाके स्ट्राइक हो रहा है। क्लियर है? तो जब ये जेट से स्ट्राइक होगा v वेलोसिटी से, तो हमें कितना फोर्स एक्सर्ट होगा वो हमें निकालना है। तो उसका लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो फिक्स प्लेट है उसके लिए फॉर्मूला देखिए हम लोग यहाँ पे नोट ऑलरेडी डिराइव करके निकाले हुए हैं। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए वाटर स्ट्राइक हो रहा है तो वाटर के लिए रो की वैल्यू क्या होती है, अगर आप 1 लिखेंगे तो वो फोर्स किलो न्यूटन में हम लिखेंगे, और अगर 1000 लिख रहे हैं तो मतलब न्यूटन में हम फोर्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए ऑलरेडी हमारा जो जेट का डायमीटर दिया हुआ है, तो क्या मैं इससे एरिया निकाल सकता हूँ, π/4 इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी भी देखिए दिया हुआ है 25 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है हमारा 1.227 किलो न्यूटन। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स रहते हैं, बस फॉर्मूला पुट करना है, आ जाएगा। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेगा, अब चेंज करना होगा। तो अभी रो दे दिया था, एरिया दे दिया था, वेलोसिटी दे दिया था। अब ये हो सकता है कि एक फोर्स दे देगा, रो दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा, या डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, या फिर फोर्स दे देगा, रो दे देगा, एरिया दे देगा, वेलोसिटी फाइंड आउट करने को होगा। तो बस क्वेश्चन ऐसे ही वेरी करेगा और अलग से कोई क्वेश्चन अलग से नहीं आने वाला है। तो बस इसी को आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इवन अगर आप ये 2 क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अगर ये फिक्स प्लेट के लिए तो सफिशियंट है। हालांकि और क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। अब बोल रहा है अ फोर्स ऑफ 1.8 किलो न्यूटन एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 80 mm ऑन वर्टिकल फ्लैट प्लेट। मतलब पहले वाले केस का ही न्यूमेरिकल है, वर्टिकल फ्लैट प्लेट। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ जेट। तो सेम डायग्राम दिया हुआ है, सेम फॉर्मूला, F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा रो ए वी स्क्वायर। इस केस में हमारा फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है, तो फोर्स की वैल्यू कितना दिया है 1.8 किलो न्यूटन। तो अगर किलो न्यूटन है तो यहाँ रो की वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे, इंटू एरिया। एरिया के लिए क्या दे दिया, जेट का डायमीटर दे दिया है, मतलब π/4 इंटू 0.08 का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, और यही वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी हमारा यहां से आ जाएगा v इक्वल टू 18.92 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा फोर्स की वैल्यू था। तो सपोज करिए अब वेलोसिटी दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या हो सकता है, और F दे देगा, रो दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, आपको बोलेगा कि जेट का डायमीटर निकालिए, तो निकाल सकते हैं। तो बस इतना ही न्यूमेरिकल, सिंपल बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। बस अगर आपको फॉर्मूला पता है, बस आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने आना चाहिए, सॉल्व करने आना चाहिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो डेरिवेशन भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, और उसके ऊपर ये जो सिंपल न्यूमेरिकल है वो भी आपको कवर करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास स्लाइड में थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए हम लोग जो है अब आज 2 न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्लियर है?
तो थर्ड न्यूमेरिकल में देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन ऑयल जेट of specific gravity 0.8 of 40 mm diameter strike a vertical plate inclined at an angle 30 degree with the axis of jet at velocity of 30 meter per second. Find the force exerted by the jet on the plate in the direction. तो देखिए ये कैसा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए वर्टिकल प्लेट है और वो कैसा है, इंक्लाइंड है। और इंक्लाइंड में क्या है कि जेट के साथ जेट का और प्लेट के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये मान लीजिए ये जेट है, जो जेट v वेलोसिटी से यहाँ से निकल रहा है, और ये मान लीजिए ये प्लेट का एक्सिस है। तो एक तरीके से ये जो जेट का एक्सिस है और ये प्लेट का एक्सिस है, दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा वो कितना रहेगा, थीटा डिग्री, जो कि यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम गिवन डेटा का बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ऑयल मतलब कि जनरली हम लोग अभी देखे थे कि वाटर फ्लो होता है, तो वाटर फ्लो हो रहा है तो उसके लिए हमने डेंसिटी कितना लिया था, 1000 लिया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिक ऑयल फ्लो हो रहा है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दिया है, तो मतलब रो की वैल्यू कितना हो गया हमारा, 800 kg पर मीटर क्यूब। डायमीटर डी दिया हुआ है 0. मतलब 40 mm दिया है, उसको हम लोग mm में कन्वर्ट कर लीजिए। थीटा के वैल्यू दिया है और वेलोसिटी की वैल्यू दिया हुआ है। और अब हमें कैलकुलेट करना है कि नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, और उस नॉर्मल फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में तो क्या फोर्स की वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए इंक्लाइंड प्लेट है, तो इंक्लाइंड प्लेट जब रहता है तो उसके लिए नॉर्मल फोर्स का हम लोग इसका डेरिवेशन भी किए थे, वो कितना होता है, रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता है। ये तो हम लोग ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके हैं। तो अब बस करना क्या है, एफ एन की वैल्यू रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता है, यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर लीजिए। रो की वैल्यू 800, अब अगर 0.8 लिखते तो आपका एफ एन की वैल्यू किलो न्यूटन में आता, और 800 लिखेंगे तो न्यूटन में आएगा। इंटू एरिया, तो π/4 डी स्क्वायर हो जाएगा एरिया, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 30 का स्क्वायर इंटू साइन 30 हो जाएगा। तो ये वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो एफ एन की वैल्यू 452.38 न्यूटन आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला वाला पोर्शन था नॉर्मल टू प्लेट, वो वाला कैलकुलेट हो गया। अब दूसरा एक्स और वाई डायरेक्शन में इस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगा, तो वो भी यहाँ पे देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एफ एन इंटू साइन थीटा, और एफ वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ एन इंटू कॉस थीटा। तो बस वो वैल्यू को पुट कर लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एफ एन इंटू साइन थीटा, एफ वाई इक्वल टू एफ एन कॉस थीटा। एफ एन की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू भी पता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से एक्स और वाई हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो मतलब देखिए आप कितना इजी क्वेश्चन रहता है। क्लियर है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है या फॉर्मूला पता नहीं भी है, और अगर आप बार बार डेरिवेशन वाला पोर्शन को अगर आप करेंगे तो आप निकालना जान जाएंगे कि कैसे। अगर मान लीजिए कभी फॉर्मूला आप भूल गए तो आपको पता होगा कि प्लेट कैसे इंक्लाइंड है और किस तरीके से उसको हमें मतलब कि डिराइव करना है, फोर्स की वैल्यू और वर्क की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो इतना ही सिंपल था। इसके पहले हम लोग जो 2 क्वेश्चन जो वर्टिकल प्लेट के लिए देखे वो भी सिंपल था। क्लियर है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से चलिए हम लोग इंक्लाइन प्लेट वाला पोर्शन तक कंप्लीट हो गया और ये वाला भी पोर्शन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अब हम लोग मूविंग प्लेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।